स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन के क्वेश्चन डिस्कशन को। सबसे पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि 15 साल में जो क्वेश्चन आए उनमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं हायर एजुकेशन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वर्तमान यानी 2015 में भारत की उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात लगभग क्या है? What is the approximate gross enrollment ratio in higher educational institutions of India at present? At present यहाँ पर 2015 का क्वेश्चन है, तो at present यानी 2015 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। अब 2015 में अगर हम जाएं तो उस समय भारत में जो उच्च शिक्षा का दर था, उच्च सकल नामांकन अनुपात मैंने आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया है। अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सकल नामांकन अनुपात का मतलब होता है कि जितने लोग सक्षम हैं उनमें कितने लोगों ने उस वर्ष यानी उस सत्र में एडमिशन लिया। अब किसी भी शिक्षा के प्रक्रम में अपनाया गया वह ये तथ्य हो सकता है। जैसे उच्च शिक्षा को अगर हम ले तो उच्च शिक्षा यानी कि इंटरमीडिएट पास होने के बाद एक सत्र में कितने बच्चे इंटरमीडिएट पास हुए। तो सपोज करिए कि एक सत्र में 1 लाख बच्चे इंटरमीडिएट पास करें, तो ये इंटरमीडिएट पास करने वाले बच्चों की 1 लाख संख्या थी। लेकिन उस सत्र में 1 लाख बच्चों में मात्र 20% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, या 20,000 बच्चे थे जिन्होंने हायर में यानी बीए में या बीएससी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया। तो एक सत्र में एडमिशन लेने के दृष्टिकोण से ये 20,000 बटे 1 लाख गुणे 100% के दृष्टिकोण से निकाला जाएगा। इसका मतलब हो गया कि संख्या हो गई 20%। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो 2015 में ये 19% थी, 19%। लेकिन आज अगर हम देखें यानी 2020 में तो ये बढ़कर अब 26.2% हो गई। तो यहाँ पर प्रगतिशील दिखाई देता है कि भारत जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में उसका नामांकन बढ़ रहा है, यानी कि कई प्रकार के मीडियम्स का प्रयोग कर रहा है सरकार, जैसे वर्चुअल एजुकेशन, जैसे ओपन एजुकेशन सिस्टम, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, इन सब चीजों को यहाँ मिला करके नामांकन की संख्या बढ़ रही है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई है, कॉलेजेस की संख्या भी बढ़ाई गई है। इस प्रकार से जो टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, नामांकन कराने की दर है, वो काफी बढ़ी है। लेकिन इसे हम अन्य देशों की तुलना में देखें तो अमेरिका इत्यादि देशों की तुलना में ये काफी नहीं है, क्योंकि वहां पर ये 90% के आसपास चल रहा है, जबकि भारत में अभी मात्र 26.2% है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। यह भी जून 2015 में प्रश्न पूछा गया था, जिसमें कहा गया कि अप्रैल 2015 में भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने थे हैं। उस समय के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या 43 थी, लेकिन आज अगर हम कहें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ गई है और इसकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? क्या जवाब देंगे आप? इसकी संख्या वर्तमान में बताइए। 50 हो गई है सर। बिल्कुल सही, 50 पहुंच गई है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सिविल सर्विसेज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सिविल सर्विसेज दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नंबर 3 है 21 अप्रैल। इस पर मैंने 21 अप्रैल, हाँ, इस पर मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया है। मैंने नोट्स में 21 अप्रैल जी सर, कब से कहां से शुरू हुआ ये पूरा मैटर दिया। ये 21 अप्रैल को भारत में सिविल सर्विसेज दिवस मनाया जाता है, जब भारत की प्रथम सिविल सर्वेंट बैच को संबोधन करते हुए भारत की लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मेटकाफ हाउस, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में उन्हें संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि जो भारत के सिविल सर्वेंट हैं ये आयरन पिलर्स, उन्हें लौह स्तंभ की संज्ञा दिया था। उसी दिन की याद में 21 अप्रैल को हर वर्ष ये सिविल सर्विसेज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ये अब जून 2015 का क्वेश्चन है, इस समय तो और भी भयंकर और बड़े क्वेश्चन आते हैं।
लेकिन देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइन टू लाइन, पूरा एक एक लाइन का डेप्थ में नॉलेज आपको चेक करने के लिए आता है। कोई ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई, ऐसे सब क्वेश्चन आते थे लेकिन बहुत पहले आते थे। यानी उनकी स्थिति ये मान लीजिए 2002, 3, 4, 7, 8 ऐसे समय में फैक्ट के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आते थे, लेकिन अब ये फैक्ट नहीं, ये फैक्ट एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं। यानी फैक्ट को भी एनालिसिस करना, विश्लेषणात्मक फैक्ट आते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों से गठित किया गया था? अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए, संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए, शिक्षकों का क्षमता निर्माण, और डी है भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में आपको एक उत्तर बताना होगा। क्या उत्तर देंगे आप? सी। C, A, B and D. Yes sir, I think so. विकल्प को समझने का प्रयास कीजिए। विकल्प क्या कह रहा है? पहला है अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए, तो बिल्कुल सही है। रिसर्च की डेवलपमेंट इसके उसी में आता है, और उच्च शिक्षा का डेवलपमेंट करे, ये बिल्कुल इसका उद्देश्य है, ये बिल्कुल होगा। बी है संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान और उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के, तो जो सक्षम, पॉसिबल, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये कह सकते हैं जो पोटेंशियल लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको उनकी पहचान करना और उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण तत्व प्रोवाइड करना, जैसे बात फंडिंग करना, फंड वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वो सक्षम बने। तो बी यहाँ पर सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। ए और बी दोनों होगा तो ए और सी और डी में आंसर निकल के आने की संभावना है। तो अगर हम सी को देखें तो शिक्षकों का क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ साउंड टीचर्स। अब यहाँ पर पॉइंट को नोटिस किया जाए, यूजीसी हर विश्वविद्यालय में एकेडमिक स्टाफ काउंसिल चलाता है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना करता है, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में जरूर रहता है, जिसका उद्देश्य होता है रिफ्रेशर कोर्स वगैरह चलाना, जिसका उद्देश्य होता है शिक्षकों की क्षमता को निर्माण करना, जिसका उद्देश्य होता है शिक्षकों को मजबूत करना। अतः हर वर्ष मई जून के महीने में जब सत्र अवसान होता है तो शिक्षकों को विश्वविद्यालय में बुला करके उनका रिफ्रेशर कोर्स चलाया जाता है। इस दृष्टिकोण से यूजीसी यह कार्य करता है, क्योंकि एकेडमिक स्टाफ कॉलेज यूजीसी को करता है। इस प्रकार से सी भी विकल्प होगा, शिक्षकों का क्षमता निर्माण करता है। डी को देखें तो भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, तो यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस बनाना। ऑटोनॉमस का मतलब हो गया सक्षम बनाना, यानी इतना सक्षम बनाएं कि वो आसानी से अपने कार्यों को बेहतर रूप से डिस्प्ले कर सकें, अपने हर प्रकार के पॉलिसी मेकिंग में सक्षम हो और हर तरीके से स्वयंभू हो, यानी सक्षम हो जाएं। तो जाहिर सी बात है, हर माता पिता का यही उद्देश्य होता है कि उसकी संतान सक्षम हो जाए। उसी प्रकार से देश के हर विश्वविद्यालय को सक्षम बनाने का उद्देश्य यूजीसी का है, ताकि फंडिंग जरूरी ना हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यूजीसी का उद्देश्य फंडिंग नहीं है। यूजीसी का उद्देश्य है इन्हें संबल बनाना, इन्हें पोटेंशियल बनाना, सक्षम बनाना। तो उस दृष्टिकोण से उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना, यानी ऑटोनॉमस, स्वतंत्रता नहीं है, स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सक्षम बनाना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका आंसर डी होगा, और यहाँ पर ए, बी, सी और डी होगा। क्लियर? बात समझ में आई आपको? यस सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभी निर्धारित जाली संस्था निम्नलिखित में से किस राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र में है? ध्यान होगा मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, भारत में फेक यानी जाली विश्वविद्यालय वास्तव में उन विश्वविद्यालयों को कहा जाता है
जो सही नियमों को पूरा करे बगैर संस्थान खोल लेते हैं या यूजीसी द्वारा मानदंडों को समय अवधि में पूर्ण नहीं कर पाते, जैसे किसी संस्थान की खोलने की रिकमेंडेशन मिल गई, यूजीसी ने कुछ नियामक दे दिए, कहा भाई आप इस टाइम पीरियड के अंदर ये रेगुलेशन पूर्ण कर लीजिएगा तथा आप कार्य करते रहिए, लेकिन इस टाइम पीरियड के बाउंस होते ही आपकी संस्थान को वैध नहीं माना जाएगा। चेतावनी दी गई, लगातार चेतावनी दी गई, परंतु संस्थान उस चेतावनी को इग्नोर करता गया, तो जाहिर सी बात है ऐसी सब कंडीशन के दृष्टिकोण से उस संस्थान को अवैध मानते थे। इसके अलावा यूजीसी कई अन्य कारणों से भी उसे अवैध मानती है, जैसे नैक द्वारा उसे मान्यता विहीन कर देना, यानी एक्रेडिटेशन नहीं दिया जाना। नैक ने जो नियमावली बनाई है उस नियमावली पर वह खरी नहीं उतरी, उसके मानदंडों के अनुरूप वो संस्थान कार्य नहीं कर रहा है, तो नैक उसको ग्रेड डी दे देता है और ऐसी कंडीशन में वो नॉन एक्रेडिटेड हो जाता है। नॉन एग्रीगेट होते ही यूजीसी द्वारा नोटिस इशू होती है कि आपके संस्थान को नैक ने नॉन एक्रेडिट कर दिया, अब आप अक्षम संस्थान है, आपको मान्यता नहीं रह जाती। ऐसी दशा में उसे जाली संस्था की सूची के अंतर्गत अभी निर्धारित कर। आप समझ में आया ये क्या होता है आपका जाली संस्था? और जाली संस्था की सूची में सबसे ज्यादा जाली संस्थान 2015 में क्वेश्चन आया, 2014 में उत्तर प्रदेश था और आज भी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश आज भी उत्तर प्रदेश बड़ी गर्व की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश को कायम करके रखा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली संघ शासित राज्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छोटी सी जगह में उसने महान योगदान कर रखा है। 7 उसके विश्वविद्यालय ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं कि अभी आज निर्धारित हैं जाली संस्था में, और उत्तर प्रदेश एक और कदम आगे 8 जाली संस्थाओं के साथ प्रथम स्थान पे बरकरार है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीटिशन होता है। ये ध्यान रखिएगा 15 साल का एक क्वेश्चन, ये जो मैं आपको डिस्कस कराता हूँ इसका बहुत बड़ा योग है। मेरी पढ़ाई के दौरान मैंने ये देखा कि 15 साल के क्वेश्चंस में वैसे तो पहले हुबहू क्वेश्चन रिपीट होते थे, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि हुबहू क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन जो ये ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ करके इन ऑप्शन से नए क्वेश्चन बना करके हर साल मैं देखता हूँ कि अगर मैंने आपको 100-150 क्वेश्चन कराए तो इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन जरूर रिपीट होकर बन के आता है। अगर इस दृष्टिकोण से हर यूनिट में एक एक क्वेश्चन प्लस कर लीजिए तो टोटल मिला करके 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन रख लीजिए, 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन, यानी अगर आप 25 अपने आप ठीक करते हैं तो क्वेश्चन डिस्कशन के माध्यम से ही आप 35 पे पहुंच जाते हैं। समझ गए आप मुख्य बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यस सर। तो चलिए इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम हैं? पहला है संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बात तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो विश्वविद्यालय पार्लियामेंट के एक्ट के तहत स्थापित होते हैं उनको मान्यता होती है। दूसरा है विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, बिल्कुल ये भी ठीक है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी राज्यों की विधानमंडल की बात हो रही है, उनको भी यह सक्षमता मिलती है, मान्यता मिलती है कि वो जो भी उस राज्य के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे उनकी डिग्री वैध होगी। तीसरा है भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्था। पहली बात तो विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार बिना संसद या विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा नहीं हो सकता। इसको एक अन्य तरीका डीम्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा माना जा सकता है, लेकिन कोई भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक संस्था विश्वविद्यालय के रूप में बना दे, ये नहीं बन सकता। कोई भी विश्वविद्यालय ऐसे स्थापित नहीं कर सकता। लेकिन संस्था की बात है तो संस्था कोई भी डिग्री नहीं दे सकता, इसलिए तीसरा पॉइंट यहाँ गलत हो जाता है। भाषा अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्थान,
क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद या विधानमंडल या डीम्ड क्षेत्र के अंतर्गत ही हो सकता है। और रही बात संस्था, तो संस्था डिग्री नहीं दे सकती, इसलिए तीसरा पॉइंट यहाँ गलत है। चौथे पॉइंट को देखें तो विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था यानी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसके विषय में मैंने आपको पहले पढ़ाया है, एक हमारा पूरा वीडियो है डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि डीम्ड विश्वविद्यालय मतलब छद्म विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय के समतुल्य कार्य करने की वजह से, या यूं कह लीजिए ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो विश्वविद्यालय के समतुल्य कार्य करने की वजह से उनको विश्वविद्यालय के अनुरूप सक्षम माना गया और विश्वविद्यालय के अनुरूप क्षमता प्रदान कर दी जाती है। और इसलिए ऐसे विश्वविद्यालयों को ऑनररी, ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को ऑनररी रूप से यानी सम्मान के दृष्टिकोण से डीम्ड या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखें तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन हो गया सी। क्लियर? क्लियर हुए क्वेश्चन? जी सर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? तो शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इन एजुकेशनल प्लानिंग? तो आपको अगर याद हो तो NEUPA यानी न्यूपा जो है वो प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन है सर वो। प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निर्मित हुआ है और यहाँ पर जो है वो न्यूपा ही होगा। ठीक है, आंसर होगा सी। देखते हैं याद आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं। पीछे सोने की कोई जरूरत नहीं है, डाउन भी होने वाला हमको लग रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? अब मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर क्या ये पूरी केंद्रीय विश्वविद्यालय की लिस्ट याद करनी पड़ेगी? क्या सर जरूरी है कि हम ये केंद्रीय विश्वविद्यालय की लिस्ट याद करें? तो भाई आप लोग देख लीजिए, अब मैं आगे क्या कहूँ। 2014 में प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यानी आपको 50 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को याद करना पड़ेगा, ये आपकी आवश्यक मजबूरी है। तो ऐसे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से रिपीट हुआ तो बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, 2014 यानी 5 से 6 साल पहले ऐसे क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। और आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि एक तरफ विश्वविद्यालय डाल दिया जाए और एक तरफ डाल दिया जाए कि इनका स्टेटस। तो आपको मैच द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग स्टेटस बताना हो सकता है कि विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये विश्वविद्यालय डीम्ड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आप एक काम करिए, स्टेट और सेंट्रल और डीम्ड और प्राइवेट तो याद करना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा है। आप सिर्फ सेंट्रल वाले जो 50 हैं उनको याद कर लीजिए। उनका मल्टीपल एस्पेक्ट है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आप अगर याद करते हैं तो उसका फायदा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और भविष्य के भी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भविष्य में जब आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन करना है तो आपके सामने एक रहेगा कि हमें देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही जाना है और 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से हम अपनी सुविधा अनुसार 8-10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये मान के चलिए कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ नेट क्वालिफाई करने और JRF के लिए नहीं, क्योंकि JRF क्या है? JRF तो स्कॉलरशिप है, कुछ दिन मिलेगा फिर बंद हो जाएगा, PhD की डिग्री हाथ में थमा दी जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप PhD की स्कॉलरशिप 5 साल पाने के लिए और डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं शिक्षण ले रहे हैं, आप अपना भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि 5 साल के बाद आपके अगले 50 साल का जीवन अभी बचा है। वो 50 साल का जो जीवन है आपका वो कैसा होगा? वो रेपुटेटेड होना चाहिए, ना कि 5 साल आपको पैसा मिल जाए बस। इसलिए आपको जॉब में आना जरूरी है। सरकारी नौकरी अगर चाहिए तो जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी के लिए हायर एजुकेशन में आपको एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा, इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और विश्वविद्यालय में जा करके इंटरव्यू देना होगा। तो सबसे पहली बात तो आप टारगेट कीजिए कि आपको 2 प्रकार का सिलेक्शन लेना है। एक तो आप हायर एजुकेशन की सिलेक्शन की तैयारी कीजिए जिसमें आपको स्क्रीनिंग रिटन परीक्षा होगी, जिसको निकालना आपके लिए एक आवश्यक मजबूरी है, फिर इंटरव्यू फेस करना होगा। और दूसरा है
कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करके भी विश्वविद्यालय में पहुंचने का रास्ता होता है, जो कि बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज के द्वारा यानी ऑटोनॉमस सक्षम विश्वविद्यालयों के द्वारा ऐसा किया जाता है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जेएनयू, बीएचयू। आप इनमें आने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को सिलेक्ट कर लीजिए कि भाई हमें टोटल मिला करके भारत के इन 10 या 12 या 15 शैक्षिक संस्थानों में अपने आप को प्रोफेसर बनाना है। ये सपना अभी से देखना शुरू कर दीजिए, सपना देखना जरूरी होता है। तो आप इस सपने को देखिए और एक कॉपी उठाइए और उसमें आज ही लिख लीजिए कि हमें फला विश्वविद्यालयों के अंतर्गत किसी एक विश्वविद्यालय में एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालयों को ही टारगेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने पर आपकी वैल्यू भी बनेगी और आपको आनंद भी आएगा यहाँ पर कार्य करने में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत दौड़ना नहीं पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होने की उम्मीद होगी, भ्रष्टाचार थोड़ा कम होता है ऐसी शैक्षणिक संस्थानों में, क्योंकि जाहिर सी बात है देश भर की आंखें इन पर टिकी होती है। इनसे आशा की जाती है कि ये किसी प्रकार से भ्रष्टाचार से युक्त नहीं होंगे या कम होंगे। तो आपको प्रयास ये करना है कि ऐसी शैक्षणिक संस्थानों को टारगेट कर लीजिए जो कि आपके आसपास है और जो सेंट्रल हो और जो राष्ट्रीय मार्ग। ठीक है, बात मेरी समझे आप? पॉइंट समझ में आया? यस सर। चलिए फिर इस क्वेश्चन के पॉइंट को देखिए। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को याद किया होगा, क्योंकि एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जनरली बन जाती है तो वो उसका दर्जा नहीं खत्म होता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या होगा? मैं एक बार ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो क्या आंसर है इसका? डी होगा। ए नंबर। डी होगा, यानी कि 1, 2 और 4 होगा। सर ए नंबर। ए नंबर 1, 2 और 3। यस सर, ये नंबर। देखिए आप लोगों को मैंने भी बताया कि ये 50 सेंट्रल इंस्टीट्यूट अच्छे से याद करिए। इसका सही आंसर है ए, यानी पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती और HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। ये तीनों विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में से किस विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया? अच्छी तरीके से याद होगा, मैंने आपको मेटा विश्वविद्यालय उसी प्रक्रम में ये तथ्य मैंने उस समय भी डिस्कस किया था। असम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय और पौंडी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय। इन चारों विकल्पों में याद हो तो दिल्ली विश्वविद्यालय और ये एक DU बी। बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बीच एक कोर्स का संचालन किया गया, नए प्रकार का कोर्स का, जिसे दोनों के विशेष विभागों द्वारा, एक का क्लस्टर इनोवेशन सेंटर था और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट था, उन्होंने मिलकर के इस प्रकार से एक कोर्स नया संचालित किया, जिसमें दोनों विश्वविद्यालय के छात्र उस कोर्स को करने के लिए समय समय पर दोनों विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। इस प्रकार से विश्वविद्यालय की परिसर बढ़ गई, विश्वविद्यालय का दायरा बढ़ गया, बच्चों के मन में जो एक टेरेनी और बाउंड्रीज है वो खत्म हो गया। दे कैन मूव टू one or more than two universities for getting their lectures, और उन्हें एक साथ विभिन्न एक ही मंच पर दो से अधिक प्रमुख इंटेलेक्चुअल्स या विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा या वैश्विक प्रतिनिधियों द्वारा या गेस्ट प्रतिनिधियों द्वारा लेक्चर प्रोवाइड होगा। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को ही मेटा विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है? तो फिर से एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऊपर डेप्थ एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है। तो हम आप ये सब कुछ जानते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय तभी स्थापित होता है जब संसद का अधिनियम पारित होता है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन 1 सॉरी विकल्प पॉइंट नंबर 1 ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखें तो भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। विजिटर का मतलब और चांसलर का मतलब और वाइस चांसलर का मतलब थोड़ा गहराई से समझिएगा।
देखिए वाइस चांसलर जो है वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी इसका मतलब हुआ कि सभी फैसले लेने का अधिकारी होता है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर प्रमुख होता है और उसके ऊपर होता है चांसलर। चांसलर को यह माना जाता है कि सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है। जनरली राज्य विश्वविद्यालयों के गवर्नर को चांसलर माना जाता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए दैट इज राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चांसलर माना जाता है। अब रही बात विजिटर, विजिटर वास्तव में विदेश में प्रयुक्त की जाने वाली एक वर्ड है, यानी इस वर्ड को ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के लिए प्रयोग किया जाता है। विजिटर का मतलब होता है अधिकारी, यानी जो जो मूल मालिक है, मूल मालिक के दृष्टिकोण से। तो मूल मालिक का मतलब हो गया जो स्वामित्व रखता है, जो उसका प्रभारी है। तो जनरली चांसलर तो प्रमुख हो गया, लेकिन उस भूमि का मालिक यानी उस पूरे क्षेत्र का मालिक तो राष्ट्रपति तो पूरे देश का मालिक है। और इस दृष्टिकोण से केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है? दैट इज राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति। एकदम स्पष्ट हो गई। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो पहला और दूसरा पॉइंट क्लियर होता है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति और प्रबंध बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो क्या आप कहेंगे क्या यह पॉइंट सही है? क्या राष्ट्रपति कार्यकारिणी समिति और प्रबंध बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? सर शायद। बिल्कुल ये यस सर, कर सकते हैं। तो अधिकार होता है एटलीस्ट वो विजिटर, और उसके साथ साथ देखा जाए तो वो चांसलर है, तो वो फैसले लेने वाले बोर्ड के सदस्यों में या मैनेजमेंट बोर्ड के सदस्यों में अपने कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकने की क्षमता। ये पहला, दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट ठीक है। और इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर सी विकल्प जा रहा है, लेकिन चौथे को पढ़ें तो राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति या कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वास्तविक कार्यकारिणी प्रमुख कौन होता है? वाइस चांसलर। इसलिए दैट कॉन्सेप्ट, यह बात गलत साबित हो जाती है। और यहाँ पर आंसर जो है सर क्योंकि ये विजिटर होते हैं इसलिए ना सर, तो ये 4th पॉइंट यहाँ पे नहीं वैलिड होता। जाहिर सी बात है कि वो उनका कार्यकारिणी मुखिया नहीं, वास्तविक कार्यकारिणी मुखिया नहीं होता है। तो वास्तविक कार्यकारिणी यानी कार्य करने नहीं आएगा वो कह देगा, वो अपने कुछ बातों को कह देगा, वो बहुत करेगा, अपने कुछ सदस्य मनोनीत कर देगा, उनसे कह देगा ये चीज कराओ, ये चीज देखो, लेकिन वो खुद आकर के प्रेसिडेंसी नहीं करेगा। उसने प्रेसिडेंट बना दिया, वाइस चांसलर मुख्य कार्यकारिणी प्रमुख है, उसके द्वारा कोई बात गलत फैसला लिया गया, गलत कार्य हुआ, उसके संबंध में फैसले लेने के लिए राष्ट्रपति से कहा जाएगा, राष्ट्रपति उसे हटाएगा, राष्ट्रपति उसके संबंध में जो भी होगा कदाचार लगाएगा, वही सब अलग बात है। लेकिन राष्ट्रपति स्वयं आकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी मुखिया नहीं बन जाए। बात समझ गए ना? तो राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति प्रोफेसर को उस वक्त संलग्न कर देगा, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबंध में ही कि यहाँ पर अभी किसी को संलग्न कर दिया गया, एक्टिंग वाइस चांसलर बना दिया, लेकिन खुद आकर वो कार्यकारिणी का मुखिया नहीं बन सकता। ठीक सर। यहाँ पर जो विकल्प है उस प्रकार से होगा 1, 2 and 3। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। चलिए, मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही होगी संभव? यस सर। बहुत बढ़िया है। यस 11 पे चलते हैं। यस 2013 में क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जून 2013। वर्ष 2010-11 में उच्च शिक्षा में निम्न में से किस श्रेणी के प्रतिशत से अधिक था? ध्यान रखिएगा, ये 10-11 यानी डेमोग्राफी मतलब समझ गए ना, ये 10 साल पे एक बार होता है। तो 10 साल की सेंसस सर, सेंसस 10 साल पे एक बार जो सेंसस निकलता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रखा गया। अभी क्या है कि इस वर्ष 2020-21 यानी अब ये जो आएगा अगले साल तक आपका एक नया सेंसस तैयार होकर आएगा, लेकिन अभी कोविड के चलते कोई सेंसस वर्क नहीं हो पा रहा है, पोस्टपोन हो गया है सर। फरवरी से था बट पोस्टपोन हो गया है। बिल्कुल सही है। और जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन एक जीवंत क्वेश्चन हो गया है,
यानी लाइव क्वेश्चन हो गया। और इस साल अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो सेंसस से आएगा। 2010-11 का सेंसस आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। सेंसस के लिए मैं आपको एक स्रोत बता देता हूँ, भारत 2020, ये अगर आपको मिल जाएगा देन बेटर, नहीं इंटरनेट पे आप सेंसस डेमोग्राफी को डाउनलोड कर लीजिए, वो पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2010 और 11 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च शिक्षा में निम्न में से किस श्रेणी की प्रतिशत से अधिक था, यानी कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा था। तो क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर उत्तर क्या देंगे इसमें। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी ज्यादा थे, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के विद्यार्थी ज्यादा थे, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी ज्यादा थे, डी है महिला वर्ग यानी फीमेल क्लासेस ज्यादा थी। क्या विकल्प चुनेंगे? सर नहीं पता ये वाला। कोई उत्तर देगा? सर कहाँ गए? सर सी। अच्छा एक चीज जरा सा, ये प्रतिशत का जो निर्धारण होता है वो किस आधार पे होता है? क्या सर, क्या बोले सर आप? नहीं समझ में आया। पहले उच्च शिक्षा को हटा दीजिए, अगर ये जो ये रिजर्वेशन बनाया गया है ये कितने प्रतिशत के आधार पर बनाया गया है, यानी उनकी जनसंख्या के आधार पर इनको रिजर्व किया जाता है, राइट? जी सर। अब अगर हम जनसंख्या के आधार पर चले तो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी की जनसंख्या के अकॉर्डिंग उन्हें लगभग 18% और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी लगभग 51% तक, और उसके ऊपर जनरल कहा जाता है। नहीं लेटी है या अब उस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अरे बंद हो जाएगा, बढ़ गया है शायद। तो महिला वर्ग जो है वो सब में आ जाएगी। बात को समझ में आया आपको? तो सर डी होगा मतलब आंसर। यहाँ पर जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है, एक्चुअली ये लिखा नहीं है कहीं पर इस प्रकार से किस श्रेणी का प्रतिशत आता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में महिला वर्ग डाली। अब महिला वर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो महिला तो अदर बैकवर्ड में भी होगी और आधी 50%, समझ रहे? यस सर, यस सर। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट में भी 50%, स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स में भी और जनरल में भी। अगर हम देखें तो हो जाता है। तो सर फीमेल है, हाँ यहाँ पर आंसर डी ऑप्शन है। हाँ, महिला वर्ग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये उत्तर पुनः यूजीसी पे प्रश्न आ रहा है, इसीलिए मैंने यूजीसी पर आपको 2 पन्ने का बड़ा मैटर तैयार करके दिया। काफी अच्छा मैटर इसीलिए बनाया है ताकि यहाँ पर आप इन सारे उत्तरों को अच्छे से दे सकें। पहला जो पॉइंट है वो है दैट इज, इसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इट वॉज established in 1956 by an act of parliament। क्या यह बात सही है? तो 56 में नहीं था। हाँ। यस सर सही है। यस सर सही है, सही है सर। आप बोल रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया था 1956 का गठन हुआ था और 1956 में इसकी स्थापना एंड एस्टेब्लिशमेंट। यस सर। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अधिनियम द्वारा। एस्टेब्लिशमेंट और फॉर्मेशन में डिफरेंस भी मैंने बताया था कि जैसे किसी मूर्ति को लाके रख दिया जाता है परंतु उसकी पूजा पाठ अर्चना नहीं की जाती है, उसमें अभी शक्ति नहीं मानी जाती, अतः उसे एक निश्चित तिथि को विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, तब उसमें शक्तियां डाली जाती हैं और उसको शक्ति रूप में उसे पूजा के लिए माना जाता है, पूजनीय कराया जाता है, यानी उसमें शक्तियां आ गई ऐसा माना जाता है। और उस तिथि से फिर उस मूर्ति को ईश्वर के रूप में आराध्य कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से गठन हुआ 1953 में, बनाया गया 1953 में,
परंतु शक्तियां उसे संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में मिलती है बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए फिर बी पॉइंट को पढ़ेंगे, विकल्प को देखेंगे। इसे उच्च शिक्षा की उन्नत और समन्वय का कार्य सौंपा गया है। इट इज entrusted with the task of promoting and coordinating higher education। ये एकदम सत्य है कि यस सर। यस सर। हायर एजुकेशन के टास्क के रूप में, उसके डेवलपमेंट के टास्क के लिए निर्धारित किया गया है। ये सही ठीक है। इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियां प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक ये है, भी सही है सर। क्योंकि इसे प्लानिंग रूप से भी दिया जाता है और नॉन प्लानिंग से भी। जैसा जैसा यूजीसी चाहती है उसे फंडिंग दिया जाता है, क्योंकि वो उस फंड का उपयोग देश में अन्य विश्वविद्यालयों के विकास और उनकी स्थापना के लिए करता है। इसलिए ए, बी और सी सही है। अगर तीनों सही है तो कोई एक गलत होगा और डी फिर स्पष्ट दिख रहा है गलत होगा। अब जरा डी देखें तो राज्य विश्वविद्यालयों के से राज्य सरकारों से निधियां प्राप्त होती हैं। बिल्कुल गलत बात कह रहा है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए इसे स्टेट गवर्नमेंट फंड देगा। स्टेट गवर्नमेंट तो खुद ही फंड मांगता रहता है, वो इसको तो कहाँ से सेंट्रल से वो खुद ही मांगता है सर, उसके पास खुद ही नहीं है। जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट इनको फंड नहीं देंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए और सभी विशिष्ट महत्वपूर्ण संस्थानों के डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करती है। तो इसका फंडिंग केवल सेंट्रल द्वारा होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, होता है ये अनुपात, सेक्स रेशियो, आयु प्रत्याशा, एज एक्सपेक्टेंसी, लेकिन सकल नामांकन अनुपात दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहीं से भी इसके अंतर्गत मानव विकास सूचकांक में नहीं रखा जाता। कितने लोगों ने शिक्षा के लिए नामांकन कराया है, ये अन्य विकास के तत्वों के लिए ठीक है, परंतु सकल नामांकन अनुपात के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है ना? तो हाँ, मैंने आपको ये पॉइंट कराया क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सर इसमें हाई सेक्स रेशियो, हाई, देखिए सेक्स रेशियो लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात से ये पता चलता है कि भाई कितनी मात्रा में फीमेल और मेल का अनुपात हो रहा है। इससे पता चलता है कि फीमेल जो है उनकी हत्या नहीं हो रही है, या बाल जो महिला बाल विकास है वो केंद्रित है, उसके विकास में भी योग हो रहा है। ये मानव के विकास सूचकांक में है, ठीक है ना? परंतु शिक्षा में यस सर, मानव के विकास सूचकांक का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, या अन्य पहलू में जरूर रखा जा सकता है। ठीक है जी सर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नैक की स्थापना, अभी 2013 का क्वेश्चन थोड़ा पुराना जा रहा है, ध्यान से 14 को क्रॉस किया जाए तो ट्रू फैक्ट यानी 14 से पहले ट्रू फैक्ट्स पे आधारित, तो यहाँ पर सीधा सीधा नैक की स्थापना कब हुई? तो 1996 इसका सही आंसर है। अगर आपको याद हो, मैंने नोट्स में आपको पढ़ाया है। नैक की स्थापना कब हुई? 1996। क्लियर? यस सर। सर 1994 में हुआ है सर। 1994 है या 1996? रिमेंबर कीजिए। 1994 है सर। सर 1994 है। मे बी मेरा नोट्स में 1994 ही दिया है। यस सर 1994 होगा ही। एक मिनट में मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, और 1994 है और इसकी स्थापना वर्ष 1994 है। ए है इसका, बी नहीं होगा। क्वेश्चन सीट में गलत है, उसको स्टार्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर है ए।
एनसीईआरटी संशोधन व विस्तारण विधेयक कब पारित हुआ? तो एनसीईआरटी संशोधन, when was NCERT Extension Act was passed? तो इसका आंसर बताइए। सर बी। बिल्कुल ठीक। सर बी 2001 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। निम्न में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं? तो ये डाटा हमेशा बदलता रहता है, लेकिन ये देखा गया है कि यूएसए, अमेरिका के बाद भारत का नाम आता है, और ये क्रम 1-2 ऊपर नीचे होता रहता है। फैक्ट्स के दृष्टिकोण से एक बार अपडेट कर लीजिएगा एग्जामिनेशन पर। अभी भी ये अमेरिका के बाद भारत ही, यानी आंसर इसका बी है। नंबर 17, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? ये देखिएगा 2015 जून में क्वेश्चन आया था, और इसके बाद 2019 में क्वेश्चन आया। तो ये नहीं कह सकते कि एक सब क्वेश्चन रद्दी की टोकरी वाले। ये क्वेश्चन 2012 में आया और फिर 2019 में आया, यानी 2012 जून। मुझे याद है शिमला सर। तीसरी बार जब मैंने नेट दिया था, तो फिर मेरा फिर जब तीसरी बार नेट हुआ था तो जून 2012 में हुआ था, जून 2007, जून 2008 और जून 2012, 3 बार नेट हुआ था। तो जून 2012 में जो है ये क्वेश्चन आया था, और इसका आंसर है शिमला। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो आपको अपलोड किया है, मैटर समझाया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या बताइए। तो बताइए क्या पढ़ा है आपने? 4 सर 4 है। 4 है। ए ठीक है, 4 स्थान पर है। वो चारों स्थान मैंने नोट्स में बकायदे मेंशन किया है और वीडियो में भी आपको बताया है, यानी इसका आंसर है 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में अंतर निर्दिष्ट करना है, यानी उनके मन में कुछ डालना है, कुछ भरना है। तो यहाँ पर नैतिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को, राजनीतिक मूल्यों को, आर्थिक मूल्यों को क्या अंतर निर्दिष्ट करना है? सर सोशल वैल्यू होगा या मोरल वैल्यू होगा? क्योंकि सर वैल्यू मॉरल वैल्यूज। सर मोरल वैल्यू, सर मोरल वैल्यू। नैतिक मूल्यों का। बिल्कुल यहाँ ठीक है। देखिए सर मॉरल वैल्यूज, मूल्य होंगे, मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यू सोशल वैल्यूज इनबिल्ड हो जाता है। बात यस सर। सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ मोरालिटी। अगर आपके अंदर नैतिक वैल्यूज, नैतिक मूल्य हैं, मोरल वैल्यूज हैं, तो आप सोशल व्यक्ति बन सकते हैं। सो ये सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर है। अगर ये ना होता तो हम को ले लेते सामाजिक मूल्य। यस सर। तो यहाँ जी पर सर। बेस्ट आंसर है वो ए है। देखिए जब कभी विवाद का मुद्दा बने, ये लगे कि क्या होगा, तो ये देखिएगा कि यूनिवर्सल यानी सबसे ज्यादा विस्तृत अवधारणा क्या है। जैसे यहाँ पर नैतिक और सामाजिक, अब नैतिक मूल्य में सामाजिक मूल्य समाहित हो जाता है, क्योंकि नैतिक रूप से व्यक्ति ठीक होगा तो सामाजिक व्यक्ति जरूर बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन ए बेस्ट होगा। जी सर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रीजनल कॉलेजेस, तो आपको याद होगा, याद है क्या है इसकी संख्या? सर 7 6 है, लेकिन एक और से आप सर बढ़ गया है। हाँ तो वही बढ़ के 7 हो गया है। तो एक और बढ़ गया जो कि अदर में जोड़ा जाएगा, तो उस प्रकार से इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या अब 7 हो गई है। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित था? तो सर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहेंगे तो तेलंगाना राज्य, क्योंकि अब वो आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी से तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी नाम हो चुका है, और वो BR अम्बेडकर के नाम से भी पहचाना। यस सर। वर्तमान में ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये मैंने आपको पूरा BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी पढ़ाया है, ठीक है ना। तो मैंने प्रयास किया है कि कोई भी सेक्शन छूटने ना पाए,
जितने क्वेश्चन आए हैं उनके अकॉर्डिंग तो मैंने नोट्स को अपडेट किया, प्लस और भी चीजें ऐड कर दिया, जिससे कि आपके जो अध्ययन हो और स्ट्रांग हो सके, उसमें दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 है, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण, फाइनेंसिंग ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, केंद्र सरकार द्वारा होता है, इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बी राज्य सरकारों द्वारा होता है, इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है, इज डन बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, डी निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा होता है। तो भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण जो होता है वो होता है सेंट्रल सर यूजीसी द्वारा। सर यूजीसी लग रहा है। ग्रांट कमीशन देखिए सेंट्रल करता है, लेकिन सेंट्रल यूजीसी के माध्यम से करता है। यूजीसी को फंड दिया जाता है, वो बताता है यहाँ देना है, वहां देना है, हमें चाहिए, ठीक है ना। यस यस सेंट्रल या यूजीसी होता है। केंद्र सरकार जो है वो यूजीसी को देता है, इस प्रकार यूजीसी द्वारा होता है। इसका सही आंसर है सी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी और प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? Which of the following organizations looks after the quality of technical and management education in India? That is सर ए All India Council of सर सी सी सॉरी नहीं होना सर सी AICTE फुल फॉर्म याद कर लीजिए, मैंने नोट सर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सॉरी सर हाँ मैंने आपको नोट्स में भी दिया, वीडियो में भी बताया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल है और क्वेश्चन तो टेक्निकल पे पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा सी। सर ए का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड टीचर। ओहो बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, अच्छे से याद करो, ठीक है। ठीक सर। हाँ चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज इंडिया फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड? तो दैट इज हरियाणा। आंसर इसका है यस सर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय, मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, वो केवल शिक्षण तथा शोध कार्य करते हैं? ऑप्शन बी, महाविद्यालयों को संबद्ध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं? ऑप्शन सी, शिक्षण शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं? ऑप्शन डी, केवल शोध को प्रोत्साहन देते हैं? सोच समझ के उत्तर दीजिए। सर सी ऑप्शन। सर सी, सर बी या सी, एसोसिएट कॉलेज सर बी होगा। देखिए यहाँ पर सी इसका सबसे बेस्ट आंसर है। टीचिंग और रिसर्च तथा एग्जामिनेशन कराते हैं, क्योंकि एफिलिएशन ज्यादा विश्वविद्यालय नहीं कराते। कुछ विश्वविद्यालयों को एफिलिएशन का अधिकार दिया जाता है। अतः इस दृष्टिकोण से इसका आंसर सी होगा। अधिकतर विश्वविद्यालय टीचिंग और रिसर्च और एग्जामिनेशन कराने के लिए बनाए जाते हैं। यस सर। नंबर 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने चैनल से अंतर क्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम है? तो स्पष्ट है, इग्नू का सर इग्नू सर। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू इसका बेस्ट आंसर है। चलिए और 3-4 क्वेश्चन कर लें, जिससे कि इसकी संख्या जो है वो पूर्ण हो जाए। 152। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? वेरी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा है ये, और देखते से समझिएगा। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अधिकांश संस्थान संघीय सूची की 64वीं प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो यह बात सही है, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के
यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अधिकांश संस्थान संघीय सूची की 64वीं प्रविष्टि में आते हैं। ठीक है, ये क्लियर है क्योंकि इसको मैंने आपको पढ़ाया है 64। यस सर। यस सर। बी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से सामान्यतः शिक्षा संवर्धित सूची का विषय बना। ये भी एकदम ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 42 कंकरेंट लिस्ट में किया गया और शिक्षा को राज्य व केंद्र दोनों के अधिकार में ला दिया गया। अब केंद्र सरकारें भी शिक्षा पर अपने कानून अधिरूपित कर सकते हैं। पहले ये केवल राज्य के अधिकार के अंतर्गत आता था और राज्य सूची का विषय था। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा पर केंद्रीय परामर्शदात्री मंडल CAB की प्रथम बार स्थापना 1920 में की गई थी। यहाँ पे एकदम ठीक है, सही है सर। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और फिर जल्दी इसे भंग कर दिया गया था। फिर 4 बार इसकी स्थापना हुई और निर्मित हुआ। ये कई बार भंग हुआ, 3 बार भंग हुआ। यहाँ तक ABC सही है। डी को देखें तो भारत ने सन 2002 में 87वां, यही गलत है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य मुक्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया। इसमें सही विकल्प होगा डी। क्लियर? क्योंकि यस सर। एक्ट 2002 में हुआ था, 87th अमेंडमेंट एक्ट नहीं हुआ था, इसलिए आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 है भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अभी मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे 11 नवंबर को मनाया गया। कौन सा अभिमत सही नहीं है? तो ये प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये सही नहीं है। कौन सा अभिमत सही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सही नहीं है, ए होगा। यस सर। अब जरा देखें बी क्या है। यह प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। सही है सर। सही है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद किस में तो ये भी सही है। सही है। 8 में मनाया जाता है, ये भी सही। यस सर। सही नहीं है। ए आंसर हुआ ए। ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे, निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? यानी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की दृष्टिकोण से इसे अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर NAC और UGC, दूसरा है NCT और NAC, और तीसरा है UGC और NCT, चौथा है दैट इज NCT और IGNOU। तो पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस में जब कंफ्यूजन क्लियर हो, कंफ्यूजन आप सामने आए, तो जो एकदम गलत ऑप्शन हो उनको हटा दो पहले, ठीक है ना। तो चलो इसमें से हम लोग 50-50 खेलते हैं और डी को पहले हटा दें, ठीक है ना। डी क्या है? IGNOU तो है ही नहीं, IGNOU तो शैक्षणिक संस्थान नहीं सर, इसका कोई संबंध नहीं है, इसे पहले हटा दो। तो ये गायब हो गया। अब हमारे सामने है ABC। अब ABC में देखें तो NCT क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन क्या है? भारत की अध्यापक शिक्षा, टीचर, भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। Who among the following has signed a letter of acceptance from the Teacher Education Institutes of India for approval? इसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अप्रूवल के लिए साइन किया गया। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, who among the following has signed a letter of acceptance? निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? जरा सा क्वेश्चन समझिएगा, किसने किए हैं, इसको किया नहीं किया क्वेश्चन पूछ रहा है। किसने किए हैं, किसने अधिकार दिए हैं? तो अधिकार देता है UGC, तो पॉइंट समझिएगा। और NAC मान्यता देता है, NAC मूल्यांकन करके अधिकार देता है और UGC अधिकार देता है। अब जरा क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, किसने भारत की निम्नलिखित में से किसने ठीक है ना, भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों से अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? NAC और UGC ने किए हैं।
और इस पॉइंट ऑप्शन हो गया ए। बात समझिए, बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन था ये, और ये इसमें अधिकतर बच्चे बी ऑप्शन दे दिए, एनसीटीई और नैक, और कईयों ने सी ऑप्शन दे दिया, यूजीसी और एनसीटीई। तो यूजीसी तो है, पर अधिकार देने का नैक को भी कर्तव्य दिया गया, जो मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन करके अधिकार देगा यूजीसी को, और यूजीसी उसको स्पष्ट करेगा। इस प्रकार से नैक और यूजीसी यहाँ दो संस्थान आ जाते हैं, इसलिए विकल्प हो गया ए। क्लियर? यस सर। तो अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिशों का आशय क्या है? सन 2009 का क्वेश्चन है। उस समय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग अस्तित्व में था, पर 2014 में इसे भंग कर दिया गया, अनप्रोडक्टिव चले कहते हुए कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, और नई गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट ने इसे समाप्त कर दिया, इसे भंग कर दिया। लेकिन 2009 में यह अपने कुछ रिकमेंडेशन को देता है, उसके पॉइंट को समझते हुए यहाँ पर उत्तर देना होगा। क्वेश्चन था 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिश का क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए है ज्यादा अध्यापन के पदों को बनाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा टीचिंग पोजीशन क्रिएट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स बन जाए। ऑप्शन बी है उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिलों को यकीनी बनाना, ताकि श्योरिटी हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हायर एजुकेशन में एडमिशन हो जाए, क्योंकि भारत में आज भी 1500 विश्वविद्यालय नहीं है, आज भी 1000 विश्वविद्यालय है, 998 विश्वविद्यालय है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबको एडमिशंस नहीं मिल पा रहा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, 20.2। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस समय अगर यह बात कहा गया, तो जाहिर सी बात है इस बात को मद्देनजर रखते हुए कहा गया होगा कि भारत में अधिक से अधिक दाखिले को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि आपने अभी पढ़ा 2015 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था 19%। जाहिर सी बात है 2009 में इससे काफी नीचे रहा होगा। जाहिर सी बात है 10 से 12% का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था, और विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत कम थी। इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के दृष्टिकोण से 1500 विश्वविद्यालय जो है करने की रखा गया होगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पर बी ऑप्शन परफेक्ट दिखाई देता है। फिर भी सी पढ़ें, निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थान पर सरकारी संस्थानों को स्थापित करना। नहीं, सरकार का यह उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि निजी शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा दिया जाए, साथ साथ सरकारी संस्थानों की भी स्थापना किया जाए, तो उनके स्थान पर कह दिया, इसलिए यह बात परफेक्ट नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों के संस्थानों में तीव्र गति से लाना, तो यह बात बहुत बड़ा मजबूत एस्पेक्ट नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों की तुलना में बढ़ाना। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल पॉजिटिव है ऑप्शन, वो बी है। यहाँ आंसर होगा बी। डी भी हो सकता है सर, डी से भी तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा बढ़ेगा। हाँ, बात सही है, लेकिन विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना सिर्फ लिखा है, ये जरूरी नहीं लिखा है कि रूरल क्षेत्रों में। तो विश्वविद्यालयों की संख्या चाहे ग्रामीण में बढ़ जाए और चाहे शहरी में बढ़ जाए, विश्वविद्यालय बढ़ेंगे तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दाखिला मिलेगा। तो विश्वविद्यालय वर्ड से यहाँ इनफ हो जाता है कि उसे खोला जाए। अब वो ग्रामीण में खोला जाए या शहरी क्षेत्र में खोला जाए, कहीं भी खोला जाएगा, एडमिशन बढ़ेंगे। पॉइंट को समझना, इसलिए ज्यादा परफेक्ट। तो आज के लिए मैंने आपको इतने क्वेश्चंस कराए, 30 क्वेश्चंस। फिर कल मैं और भी नए क्वेश्चंस यूजीसी नेट में जो हायर एजुकेशन में पूछे गए हैं उनका इसी प्रकार से डेप्थ वाइज एनालिसिस प्रस्तुत करूंगा, एनालिसिस करूंगा। यहाँ